नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के ऊपर कि स्ट्रेस से कैसे किडनी खराब हो सकती है। अक्सर हम सुनते हैं कि बीपी हाई था, किडनी खराब हो गई, शुगर हाई था, किडनी खराब हो गई, मगर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि स्ट्रेस की वजह से भी किडनी खराब हो सकती है। कैसे खराब हो सकती है, क्या इलाज है, उसको हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हर किसी की लाइफ में होती है, कभी घर को लेके, कभी परिवार को लेके, कभी पैसे को लेके। मगर जब भी ये स्ट्रेस होता है, हर किसी की लाइफ में होता है, कुछ लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं और कुछ लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। जब हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में बना रहता है तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है, भूख खत्म हो जाती है, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, आप जिस दिक्कत में फंसे हुए हो उससे कैसे निकल सकते हो उसको समझने की आपकी जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, आपकी जो नींद है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेस में है, आपका ब्रेन स्ट्रेस में है, तो आपके सारे के सारे सिस्टम्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। जब बॉडी बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस में बनी रहती है तो बॉडी के अंदर एक रिकवरी मैकेनिज्म होता है, वो बंद हो जाता है। अब ये रिकवरी मैकेनिज्म क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। दिन के अंदर हमारी बॉडी काम करती है, हिलती डुलती है, तो बहुत सारे हमारी बॉडी के जो छोटी छोटी सेल्स हैं वो मर जाते हैं, उनकी जगह लेते हैं नए सेल। और अक्सर ये काम कब होता है, ये काम रात को होता है, तो रात को हमारी बॉडी में रिकवरी वाला प्रोसेस चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह जिम में जाते हो, खूब एक्सरसाइज करते हो या खूब ज़्यादा वजन उठाते हो, आप रात को थोड़ी देर सोते हो और आपकी बॉडी फ्रेश फील करना शुरू करती है, यानी बॉडी ने रिकवर किया। मगर अगर आपकी बॉडी हमेशा स्ट्रेस में बनी रहती है, नींद आप प्रॉपर नहीं लेते, खाना प्रॉपर नहीं खा रहे, तो क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी में सेल्स मर तो रहे हैं बट वो रिकवर नहीं हो रहे होते। जब हमारी बॉडी में सेल्स ज़्यादा मरने शुरू कर देते हैं तो बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है। हमारी किडनी, हमारी पेनक्रियाज, हमारे लंग्स, सब जगह सूजन देखने को मिलती है। तो स्ट्रेस का इफेक्ट कौन से ऑर्गन पे पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, हमें नहीं पता होता। मगर हमें ये ज़रूर पता है कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो वो एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है किडनी फेलियर का। आपने ध्यान के रखना है, अपने ब्रेन को स्ट्रेस से दूर रखो, अपनी बॉडी को स्ट्रेस से दूर रखो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बॉडी में, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी जो परेशानी वो तो सॉल्व होगी नहीं, बट आपकी जो बॉडी की कंडीशन है वो डे बाय डे खराब होनी शुरू होगी। और अक्सर हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उन्हीं को कैंसर देखने को मिलता है, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उन्हीं को डायबिटीज़, उन्हीं को ही हाई बीपी देखने को मिलता है। अगर आपको स्ट्रेस से सीधा डायरेक्टली किडनी खराब ना भी हो तो जो बड़ा हुआ बीपी है, जो बड़ी हुई शुगर है, वो आपकी किडनी को जरूर खराब कर सकती है। तो हमें इस स्ट्रेस से बच के रहना होता है। अब स्ट्रेस से बचने के बहुत सिंपल समाधान होते हैं और अक्सर हम इस बारे में सुनते आते हैं। स्ट्रेस से निकलने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, वो है ब्रीथिंग। अगर आप कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो अपने आप को 2 मिनट खाली करो और लंबी लंबी आप ब्रीथिंग स्टार्ट करो। जब आप ब्रीथिंग स्टार्ट करोगे तो आपको अपने आप का जो आपका ब्रेन है वो रिलैक्स होना स्टार्ट कर देगा, और जैसे जैसे वो रिलैक्स होगा उसकी सोचने की, समझने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो वापस आने लग जाएगी। और जैसे जैसे ब्रेन की ये क्षमता वापस आती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, काफ़ी हद तक वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाता है। चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, चाहे आपकी परिवार की दिक्कत हो, आपकी ऑर्गन्स आपका साथ देना शुरू करते हैं, आपको बॉडी में एनर्जी महसूस होनी शुरू होती है कि बॉडी हल्की महसूस होनी शुरू हो जाती है, बॉडी में ताकत महसूस होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब बॉडी में रिकवरी मैकेनिज्म आना शुरू हो गया है, आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है, आपकी बॉडी उस बारे में काम कर पा रही है जिसके बारे में उसे एक्चुअल में काम करना चाहिए, स्ट्रेस लेने के बारे में नहीं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू कर देती है। तो इसी वजह से अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो या आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो, ऑलरेडी लेवल क्रिएटिनिन का, यूरिया का पहले से बढ़ा हुआ है, तो इसका स्ट्रेस मत लो, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो। आपको अपनी किडनी पे काम करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप अपनी किडनी पे काम करोगे आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक तरीके से जाना शुरू करेगा। उसके लिए आपको किडनी फेलियर के बारे में थोड़ी सी गहराई में जानकारी होनी जरूरी हो जाती है। किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, हमेशा उसके पीछे बीपी या शुगर एक बहुत बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है। अगर आप अपने बीपी और शुगर को मामूली मेडिसिन के साथ आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो क्या आपकी किडनी को नुकसान होगा? पहला आंसर मुझे दो, नहीं होगा ना। तो आपका आधा स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाता है, एक डॉक्टर का स्ट्रेस वहीं खत्म होता है जब पेशेंट का बीपी और शुगर कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा, आप जो खाना खा रहे हो उस पर ध्यान। अगर आपका खाना ठीक है, आपके खाने में ताकत है, आपके खाने में इतनी न्यूट्रिशन है कि वो किडनी को हेल्प करे रिवाइव करने में, तो क्या आपकी किडनी रिवाइव करेगी? यस एंड नो, खुद से पूछो। यस। तो हमें अपने खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब सवाल रह जाता है कि आपकी किडनी की रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप पहले पेशेंट से मिलिए। मेरा बेटा के नाम है राहुल देव। बेटा
छोटे उम्र से बीमार है। बेटा को 99 से किडनी का प्रॉब्लम है। जब मेरी तबीयत ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। तो मम्मी थी टेंशन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं घर पर अकेला ही हूँ, पापा है और मैं बाहर रहता था हमेशा। कलकत्ता में भी दिखाया, सारा जगह में दिखाया, कम से कम 100 डॉक्टर दिखाया, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। लास्ट में तो बोल दिया है उसने जिसको डायलिसिस कराना है। तो पता नहीं भगवान मेरा को ये डॉक्टर कहाँ से मिला दिया, जो मिलने के बाद मेरा बेटा को 15 दिन दवाई खाने के बाद मेरा बच्चा इतनी सही होने लग गया। मेरा तो पूरा दिल ऐसे हो गया जो मेरा बच्चा अभी सही हो जाएगा। हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं कोलकाता से हूँ। मैं साई संजीवनी में आया था अपने चेकअप के लिए। पहले मेरी क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जब मैंने ट्रीटमेंट चालू किया तो उसके बाद मेरी सेहत में भी काफ़ी अच्छा असर आया और मेरे हेल्थ भी सही है अभी, और क्रिएटिनिन लेवल भी कम है। पहले मेरी क्रिएटिनिन लेवल यहाँ पर चेकअप करवाने से पहले मेरा 8.44 था। तो यहाँ पर जब से मैं चेकअप करवाने आया हूँ, डॉक्टर से बात हुआ था, डॉक्टर ने मेडिसिन दिए, उसके बाद से मेरे क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे घटता गया और आज के टाइम पे मेरी क्रिएटिनिन लेवल 1.74 है। बाकी खाने पीने में थोड़ा सा मुझे डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसा मैं मेंटेन करके रखता हूँ, और बाकी जैसा मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया है वैसे ही मैं रहता हूँ। बाहर का खाना वगैरह कुछ नहीं खाता नॉर्मली, और जो मेडिसिन है वो तीनों टाइम लेना पड़ता है मुझे। जब मेरे यहाँ पर ट्रीटमेंट चालू हुआ था तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। पहले मेरे सांस में थोड़ा सा सांस प्रॉब्लम था, सांस लेने में प्रॉब्लम होता था, हाथ पाँव में स्वेलिंग था, मैं सही से चल फिर नहीं पाता था, थोड़ा सा भी चलता था तो मेरे सांस फूल जाते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से मेडिसिन लेना चालू किया, पहले स्टार्टिंग के 1 मंथ मैंने यहाँ पर मेडिसिन लिया था, तो उसके बाद मेरे सांस लेने में जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे घटता गया। उसके बाद धीरे और मेडिसिन लेता गया मैं, उसके बाद मेरे हाथ पाँव में जो स्वेलिंग थे वो भी कम होता गया। बाकी अभी तो मैं फ़िलहाल बिल्कुल सही हूँ। डॉक्टर सर ने जैसा मुझे बोला है वैसे ही ले रहा हूँ, और मेरी अभी तबीयत भी सही है। जो भी पहले के प्रॉब्लम थे वो भी अभी सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने मेडिसिन के लिए बोला है, वो मेडिसिन मुझे लेना पड़ता है। वो मेडिसिन अभी मैं लेता ही हूँ, और अभी फ़िलहाल पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हूँ मैं। जब मेरी क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस टाइम मुझे जहाँ एलोपैथी में दिखा रहा था, ट्रीटमेंट करवा रहा था, वहाँ पर मुझे सीधे तो यही कहा था कि डायलिसिस करवाने पड़ेंगे मुझे, और ट्रांसप्लांट के लिए कहा था। तो उस टाइम मैं काफ़ी टेंशन में था और मैंने जॉब वगैरह सारे छोड़ दिए थे टेंशन के मारे। फिर जब मैंने यहाँ पर मेडिसिन लेना चालू किया, अभी फ़िलहाल सही हूँ मैं, और मैं फिर से जॉब ज्वाइन कर लिया, और अभी फ़िलहाल तो मुझे जॉब ज्वाइन किए हुए 3 महीने हो गए, और काफ़ी अच्छा मुझे प्रोग्रेस भी मिला है, और मैं अच्छा खासा जॉब भी कर रहा हूँ अभी। जब मेरी तबीयत ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। तो मम्मी थी टेंशन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं घर पर अकेला ही हूँ, पापा है और मैं बाहर रहता था हमेशा। तो जब मेरी तबीयत ख़राब हुआ, मम्मी पापा काफ़ी टेंशन में थे। वो लोग सही से सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे थे अगर मुझे कुछ हो जाता तो। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं सही हूँ, और काफ़ी पहले से स्ट्रेस भी कम हो गया मेरे फैमिली में। और मम्मी भी पहले मम्मी काफ़ी टेंशन में थे, रोती रहती थी हमेशा कि क्या हो गया। लेकिन अभी जब तबीयत सही है मेरा, तो मम्मी भी सही है, पापा भी सही है काफ़ी। और जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी है मेरी प्रोग्रेस को लेकर। मेरा बेटा के नाम है राहुल देव। बेटा छोटा उम्र से बीमार है। बेटा को 99 से किडनी का प्रॉब्लम है। तो अभी इतने दिन के बाद धीरे धीरे डॉक्टर दिखाया, भेलोर में दिखाया, कलकत्ता में भी दिखाया, सारा जगह में दिखाया, कम से कम 100 डॉक्टर दिखाया, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। लास्ट में तो बोल दिया है उसने जिसको डायलिसिस कराना है। तो पता नहीं भगवान मेरा को ये डॉक्टर कहाँ से मिला दिया, जो मिलने के बाद मेरा बेटा को 15 दिन दवाई खाने के बाद मेरा बच्चा इतनी सही होने लग गया। मेरा तो पूरा दिल ऐसे हो गया जो मेरा बच्चा अभी सही हो जाएगा।
तो पता नहीं, अभी तो बिल्कुल धीरे 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 इतनी कुछ करने के बाद अभी तो बिल्कुल सही हो रखा है। आज मैंने गया था डॉक्टर के पास, दिखाया सारा रिपोर्ट। सर ने बोला है और कोई चिंता नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो ही गया है वो। मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में जब भेलोर गया था दिखाने के लिए, तो उधर सारा चीज़ होने के बाद, सारा टेस्ट वगैरह होने के बाद लास्ट में काला डबलेट हुआ है। वो देख के डॉक्टर बोला है इसको और कोई कुछ होने वाला है ही नहीं, कोई दवाई से भी कुछ नहीं होने वाला है, इसको तुरंत इसको डायलिसिस कराना है। तो मैंने उधर चुपचाप रो के घर आ गया। घर आने के बाद फिर उसको तबीयत ख़राब हुआ, तो मैं लेके गया हॉस्पिटल में, हमारा उधर पीजी हॉस्पिटल में लेके गया था। उधर 15 दिन भर्ती था। डॉक्टर ने उसको बोल दिया बिल्कुल एकदम, और उसको कुछ करने वाला है नहीं। 10 मिनट के टाइम दिया था, फिर भी मैंने उधर कुछ नहीं किया। बोले इतना घर लेके जाऊँ। मैं घर लेके आया। फिर घर आने के बाद वो ऑफिस गया। ऑफिस में जाके अहमदाबाद हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया था। अहमदाबाद में 15 दिन आईसीयू में था। फिर उसके बाद उधर से उधर डॉक्टर बोला इधर कुछ होने वाला है ही नहीं, आप लेके जाओ। फिर घर लेके आया। घर लेके आने के बाद फिर बीमार हुआ। उसको बीमार होने के बाद फिर लेके गया हॉस्पिटल, पीजी हॉस्पिटल में। उधर दिखाया, बोला लास्ट और कुछ नहीं है। उसको ऐसी हालत हो गया कि डॉक्टर बोल रहा है आप बॉन्ड सही करो, 10 मिनट का टाइम है, ये लास्ट का ये दवाई है, ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ करने वाला है ही नहीं। फिर मैंने रो धो के 15 दिन उधर रख के घर लेके आया। उसके बाद इसको दीदी है, उसने बोला था मम्मी उसमें यूट्यूब में देखो, दिल्ली में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, साई संजीवनी हॉस्पिटल है, एक बार भगवान के पास से ये करके देखो, जो होगा होगा। मेरा भैया को देखो आपने, तभी यूट्यूब से उसको एड्रेस सब कुछ लेके हमने डॉक्टर से बात किया, ऑनलाइन में बात उत करके दवाई लिया। कह रहे 15 दिन के दवाई खा के देखो कितनी असर हो रहे हैं। तो 15 दिन के दवाई खा के क्रिएटिनिन, पहले क्रिएटिनिन था 8.44, उसके बाद 15 दिन के बाद वो लगा है 6.6 में आया ना, हाँ 6.6 में आया। फिर 15 दिन के दवाई खाने के बाद उसमें आया 4 कोई कितनी 4 हाँ 5 था, हाँ 4.5 था। इसे धीरे 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 6 महीने में एकदम 1.7 में आया। बस इतनी दूर था। आज लास्ट दिखाया, डॉक्टर ने बोला बहुत सही है और कुछ नहीं है, चिंता नहीं है, दवाई तो खाना ही है। तो आपने खुद देखा कि किस तरह से राहुल दे ने एक छोटा सा स्टेप उठाते हुए एलोपैथिक से आयुर्वेदिक पे स्विच करते हुए किस तरह से अपने आप को ट्रांसप्लांट से, डायलिसिस से बचाया। मैं चाहता हूं कि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, सबसे पहला काम क्या करें, अपना एलोपैथिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन निकालो और एक एक मेडिसिन को अपने आप गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करो। जिस दिन आपने ये कर लिया, आप समझ जाएंगे कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथी के अंदर, उसमें कोई भी मेडिसिन आपकी किडनी के लिए नहीं होती। किडनी फेलियर का जो ट्रीटमेंट है एलोपैथी में अब तक डेवलप नहीं हुआ, इसी वजह से आप मेडिसिन लेते रहते हैं और आपके क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल भी बढ़ता चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ट्रीटमेंट को सबसे पहले इवैल्यूएट करना कि जो इस ट्रीटमेंट पे आप हैं, क्या वो आपकी किडनी का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसमें किडनी की कोई मेडिसिन ही नहीं है और इसी वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपकी किडनी और ख़राब होती जा रही है, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को रोक सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं, तमाम वीडियोस हैं, उसे आप एक बार ज़रूर देखें। जब आप इसे पूरा एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। आप बाकी और पेशेंट से भी मिलेंगे और आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपके ट्रीटमेंट में क्या कमियां रह गई कि आपके क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी इंस्पायर होंगे और अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ
चेंजेस जरूर लेकर आएंगे। तो आपने खुद देखा, ये आपने अभी सिर्फ एक पेशेंट देखा। मैं चाहता हूं कि इस चैनल में जितनी भी वीडियोस है उसे एक करके आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आपका आधा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किडनी फेलियर एक दिक्कत है, माना एक अच्छी खासी दिक्कत है, बट उस पर काम किया जा सकता है, क्रिएटिनिन लेवल को डाउन किया जा सकता है। मगर कब? जब आप अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को स्ट्रेस से दूर लेके चले जाओ, अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करो, अपनी किडनी पे काम करना शुरू करो। जब हम सारी चीज़ों को सही तरीके से अलाइन करते हैं तो हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस से क्रिएटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको डायग्नोस करने के तरीके को बताऊंगा कि किस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हो कि किडनी जो आपकी खराब हो रही है वो स्ट्रेस की वजह से हो रही है। अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो गया है, आपका बीपी हाई बना रहता है, आपने बायोप्सी करवाई है उसमें कुछ निकल कर नहीं आ रहा, आपकी एज 24, 25, 26 या 30, 40 तक की आपकी एज है, कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही, बट आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो हो सकता है कि आपकी किडनी जो खराब हो रही है वो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा खराब हो रही है, क्योंकि बॉडी को रिकवरी करने की नहीं मिल रही। तो कुछ कंडीशंस हमेशा बॉडी में मिलेगी जब किडनी स्ट्रेस की वजह से खराब हो रही होगी। क्रिएटिनिन लेवल का नॉर्मल होना, प्रोटीन का लीक होना, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, और अगर आपने किडनी बायोप्सी करवाई है तो उसका नॉर्मल निकल कर आना, या फिर MCD इसमें लिखा आना। MCD क्या होता है? मिनिमम चेंज डिजीज। यानी जब हमने बायोप्सी का सैंपल लिया था, किडनी का सैंपल लिया था, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, उसमें हमें कुछ देखने को नहीं मिला, बट हमें ये पता है कि किडनी के अंदर सूजन आ रही है। वो सूजन क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, किसी को कुछ नहीं पता। ना आपके लाइफ में बीपी पहले था, ना आपकी लाइफ में शुगर थी, ना आपकी लाइफ के किसी और टाइप की मेडिसिन का आपने इनटेक कर रखा था, बट हमें ये पता है कि किडनी खराब हो रही है। तो उसके पीछे अक्सर डॉक्टर स्ट्रेस को रीजन मानते हैं और वो कारण सही भी होता है। तो अपने आप को जितना हो सके, अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो अपने आप को स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करो। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो और स्ट्रेस में देखते हो कि आप स्ट्रेस में हो तो आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए। पहली, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। उससे क्या होगा? आपको वैसे मैंने पहले बताया, ब्रीथिंग करने से हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। दूसरा काम आपने क्या करना है? अपनी फैमिली के साथ बैठना है, खाना खाना है। उससे क्या होता है कि हमारी इंटरेक्शन बढ़ती है। अभी तक आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपना दिमाग यूज़ कर रहे थे अकेले। जब आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बैठते हो, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत सारा ब्रेन पावर मिलती है। अगर आप 4 लोगों से बात कर रहे हो तो 4 लोगों का दिमाग उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लग रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। आपने बस एक काम नहीं करना, वो है अपनी बीमारी के बारे में डिस्कशन। बीमारी को छोड़ के आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, और अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 100% सॉल्यूशन निकल कर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि किस तरह से स्ट्रेस एक आप नॉर्मल इंसान को किडनी फेलियर का पेशेंट बना देता है, और किस तरह से स्ट्रेस किडनी फेलियर की कंडीशन को किस तरह से एग्रीवेट करते हुए क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल को बढ़ा देता है। अब मैं इसी के साथ आपसे वैसे में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।